नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव किया है। इसी पर आज हम बात करेंगे। कांग्रेस के तारणहार क्या लगाएंगे नैया पार? उत्तराखंड में 2022 के दंगल से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। पिछले करीब एक महीने के मंथन के बाद कांग्रेस हाईकमान ने नई सूची जारी की है, जिसके तहत पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष, प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष, जबकि हरीश रावत को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि पूर्व विधायक जीतराम, पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़, पूर्व विधायक रणजीत रावत और भुवन कापड़ी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस में हुए इस बदलाव से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को उम्मीद है कि कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में जरूर वापसी करेगी। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2022 के दंगल से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। पिछले करीब एक महीने के मंथन के बाद कांग्रेस हाईकमान ने नई सूची जारी की है, जिसके तहत पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस नया अध्यक्ष, प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष, जबकि हरीश रावत को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि पूर्व विधायक जीतराम, पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़, पूर्व विधायक रणजीत रावत और भुवन कापड़ी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस में हुए इस बदलाव से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को उम्मीद है कि कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में जरूर वापसी करेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दायित्व मुझे सौंपा है, मेरा प्रयास होगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं उस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूं। और जिन साथियों को दायित्व सौंपा गया है, उन तमाम साथियों का और हम सबका दायित्व बनता है कि हम कांग्रेस के तमाम लोगों को साथ लेकर के 2022 में इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने का प्रयास करें। कांग्रेस हाईकमान के हौसले के बाद उत्तराखंड में 2022 से होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान पूर्व सीएम कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के हाथों में होगी, लेकिन चुनाव सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश में हरीश रावत के कद को ध्यान में रखकर संगठनिक और अन्य बदलाव उनकी राय को तरजीह तो दी, लेकिन उनके विरोधी समझे जाने वाले दूसरे खेमे के नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी सौंपकर चुनाव को लेकर पार्टी की रीति और नीति साफ कर दी है। चुनाव सभी को साथ लेकर लड़ा जाएगा। वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि बीजेपी को कांग्रेस में हुए फेरबदल से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस बदलाव से कोई फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने ये स्वीकार कर लिया है कि उत्तराखंड में उनकी स्थिति कितनी दयनीय है, क्योंकि एक अध्यक्ष से उन्हें लगता है कि उनका काम चलने वाला नहीं है। और उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए जिस प्रकार से चुनावी समर के लिए 5 घोड़ों वाला रथ तैयार किया है, ऐसा रथ जिसके 5 घोड़े एक दूसरे को टंगी मार रहे हैं, वो किस प्रकार से युद्ध में आगे, चुनावी युद्ध में आगे निकल पाएंगे, मुझे लगता है कि ये सोचने का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने 5 अध्यक्ष बनाए हैं या 50 अध्यक्ष। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस के एक प्रदेश अध्यक्ष व 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के फार्मूले को उत्तराखंड में भी लागू किया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस फार्मूले से पार्टी में संतुलन बनाकर आगे बढ़ा जा सकेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस के इस फार्मूले पर कटाक्ष किया है। आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली का कहना है कि कांग्रेस के इस फार्मूले से भविष्य में बिखराव के संकेत मिलते हैं और पार्टी ने नाखुश नेताओं को खुश करने की एक कोशिश की है, जिसका कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस हाईकमान ने सदन, संगठन और फील्ड के लिए जो बदलाव किए हैं, वो बदलाव पार्टी हित में कम, नेताओं के व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा किए हैं। क्योंकि नेताओं की अपनी मांग थी, उन सबका तुष्टिकरण करते हुए कांग्रेस ने सबका मुंह बंद करने का प्रयास किया है। इससे आप देखेंगे कि भविष्य में व्यक्तिगत टकराव बढ़ेंगे, व्यक्तित्व का टकराव होगा और इसके अंदर अंतर्कलह और बढ़ेगा। कुल मिलाकर कांग्रेस ने इस बदलाव के साथ ही नए सिरे से टीम को संतुलन के साथ बनाने की कोशिश की है। पंजाब के फार्मूले को उत्तराखंड में लागू कर नेताओं की नाराजगी को भी दूर करने का प्रयास किया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस को इस नए बदलाव से 2022 के विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा।
देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और इस पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको सीधे गोरखपुर ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सैनिक स्कूल का लोकार्पण कर रहे हैं। आपको बता दें और भी कई सारी योजनाओं का बात होगी, योजनाओं का ऐलान भी होगा। गोरखपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद हैं। सैनिक स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम अपना संबोधन करने मंच पर आ गए हैं। वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री संत प्रसाद जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष विष्णु सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, इंजीनियर के वन जी, डॉक्टर विभाग चंद्र कौशिक जी, आज के इस समारोह में उपस्थित अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती राधना शुक्ला जी, गोरखपुर के मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार एनजी और उपस्थित हमारे सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ गोरखपुर वासियों को 187 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, जिसमें सैनिक स्कूल का यहाँ पर शिलान्यास है। इसके साथ ही चरगामा, पिपरौली, फोरावार, पिपराइच, कैंटियरगंज, खजनी, पाली, कौड़ीराम, बांसगांव, सरदार नगर, चोरीचोड़ा, ब्रह्मपुर, गगहा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जिनका हम लोग 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक लेके जा रहे हैं, बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की छात्रावास और विद्यालय परिसर के विस्तार के कार्यक्रम का भी यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। यानी ये लगभग 15 परियोजनाएं जिनकी कुल लागत 187 करोड़ 50 लाख है, इन सब का शिलान्यास का यहाँ कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये गोरखपुर का फर्टिलाइजर परिसर है। आपने देखा होगा 1990 में जिस फर्टिलाइजर परिसर में एक खाद का कारखाना था जो बंद हो गया था, और 1990 से लेकर के 2016 तक यानी 26 वर्षों तक कोई पुरसाहार नहीं था। इन 26 वर्षों तक यहां पर इन परियोजनाओं को के बारे में सोचने के लिए न प्रदेश सरकार के पास न केंद्र सरकार के पास कोई फुर्सत नहीं थी। लेकिन जब केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है और 2017 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनती है,
तो रुके हुए भटके हुए उन सभी कार्यों को रास्ते पर लाने करके विकास की मुख्य धारा के साथ सभी क्षेत्रों को जोड़ने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है, आज उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाना परिसर में जहां खाद का कारखाना बन रहा है और अक्टूबर मास के अंत तक इसे जनता को समर्पित करने की तैयारी चल रही है, उसी फर्टिलाइजर कारखाना परिसर में आज इस सैनिक स्कूल के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं विभागीय मंत्री उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं कि सैनिक स्कूल प्राप्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी जो पीढ़ी यहां पर पढ़ेगी वह अनुशासित पीढ़ी होगी, देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में उसे जाने का अवसर प्राप्त होगा और सेना में भी उच्च पदों पर सेवा करने का एक अवसर उसे प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर आपको वापस गोरखपुर ले चलेंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आधुनिकतम शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण देने और सैन्य गतिविधियों के साथ जोड़ने की एक अभिनव प्रयास होगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि देश के नौजवानों के प्रति उनकी अभिनव सोच भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में आगे ले जाने में सहायक होगा और उसकी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश ने आज शुरुआत कर दी है। बाबा गोरक्षनाथ की इस धरती से इस सैनिक स्कूल के शिलान्यास के माध्यम से हर कमिश्नरी मुख्यालय में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सैनिक स्कूल जो गोरखपुर में स्थापित होने वाला है लगभग 154 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा और इस सैनिक स्कूल में तमाम प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर प्राप्त होंगी। यहां पर एकेडमिक ब्लॉक होगा, प्रशासनिक भवन होगा, डाइनिंग ब्लॉक होगा, छात्रावास होंगे, खेल के मैदान होंगे। इसके अलावा यहां पर अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं होंगी, हाईटेक कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएंगी, बहुउद्देशीय हॉल होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का आवासीय परिसर अलग से होगा, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक, घुड़सवारी, स्विमिंग, शूटिंग रेंज, अत्याधुनिक व्यायामशाला। इन सब से सुसज्जित होने के साथ साथ सोलर लाइटिंग सिस्टम के साथ इसको जोड़ने की कार्रवाई होगी और यह अपने आप में एक अद्भुत केंद्र बिंदु होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, जहां पर उन्हें योग्यतम शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर एक नया प्रयास प्रारंभ होगा। यह वर्ष प्रदेश में स्थापित पहले सैनिक स्कूल के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य का एक वर्ष है और ये वही सैनिक स्कूल है, लखनऊ का सैनिक स्कूल, जिसने कारगिल युद्ध के समय परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे को भी प्रशिक्षण दिया था। उसी सैनिक स्कूल की देन है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के भारत की कारगिल में विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन
किया था और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने 2017 में लखनऊ के सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के रूप में रखा। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उसी श्रृंखला को हम एक नई कड़ी के साथ जोड़ते हुए गोरखपुर में इस नए सैनिक स्कूल की आधारशिला यहाँ पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की उपस्थिति में, अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जनता जनार्दन की उपस्थिति में, कोविड महामारी के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप सबकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर हम लोग संपन्न कर रहे हैं। याद रखना कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता और इसीलिए सरकार ने कोरोना महामारी से जूझते हुए भी इन सभी गतिविधियों को एक निरंतरता प्रदान की है। एक निरंतरता को आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस प्रयास की श्रृंखला है जिसके माध्यम से एक एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की आधारशिला को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, ये फर्टिलाइजर कारखाना कभी बंद था। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस फर्टिलाइजर कारखाने की आधारशिला रखी। आज आप देख रहे हो कि कारखाना लगभग तैयार हो चुका है। कुछ और औपचारिकताएं पूर्ण होंगी और अक्टूबर के बाद से कारखाना यहाँ पर जब संचालित होगा, यहाँ पे नौकरी भी देगा, रोजगार भी देगा और किसानों को सस्ते में खाद भी उपलब्ध कराने का कार्य गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने के माध्यम से उपलब्ध होगा। ये जो वीरान पड़ चुका परिसर था, इस परिसर में आज एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी स्थापित हो रहा है। पीएससी की महिला बटालियन भी स्थापित हो रही है, केंद्रीय विद्यालय भी है और भारत नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए स्थापित हमारी पैरामिलिट्री एसएसबी भी यहां पर इसी परिसर में राज्य सरकार ने उसे जमीन उपलब्ध कराई है। यानी ये परिसर अब चहल पहल का एक नया केंद्र बिंदु बन गया है, अत्याधुनिक गतिविधियों की केंद्र बिंदु बन चुका है और उन सुविधाओं को आगे बढ़ाने का केंद्र बिंदु बन चुका है। आज गोरखपुर में एम्स तो आप सुन रहे थे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जो गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी एनजीओ में दे देंगे। फंड्स किसी एनजीओ को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वापस ले चलेंगे आपको गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इस पर एक नई कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पहले की सरकारें क्या करती थी? वंशवाद और जातिवाद के नाम पर समाज को सामाजिक ताने
कराने को छिन्न भिन्न करते हैं। नौकरी निकलती थी तो भ्रष्टाचार उनके साथ साथ चलने लगता था। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उद्योग धंधों को बंद करते थे, चीनी मिलों को बेचते थे और विकास के नाम पर आने वाले पैसे का बंतर बांट कर देते थे। विकास दिखाई नहीं देता था, पैसा आता था और पैसा गायब हो जाता था। समस्याएं फर्टिलाइजर की समस्या पिछली सरकारों की देन, मानवेला की समस्या पिछली सरकारों की देन, इंसेफ्लाइटिस की समस्या पिछली सरकारों की देन, कानून व्यवस्था की समस्या पिछली सरकारों की देन, प्रदेश में गंगों की समस्या पिछली सरकारों की विफलता की देन, प्रदेश का विकास अवरुद्ध होने की समस्या पिछली सरकारों की देन। हर एक समस्या को प्रदेश के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश को एक समस्याग्रस्त प्रदेश बना दिया था पिछली सरकारों ने। लेकिन भाइयों बहनों, आज नौकरी निकलती है तो नौकरी योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के नौजवान को प्राप्त होती है। 4.5 लाख नौजवान पिछले 4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर नौकरी प्राप्त किया है। एक भी नौजवान से कोई पैसा लेने की बात नहीं कर सकता है। और आने वाले समय में जिस गति से कार्रवाई चल रही है, आज आपने देखा होगा 6,696 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र में आज प्रदान किया गया। यानी कुल मिलाकर के अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में अब तक हम 1,20,000 से अधिक नियुक्ति दे चुके हैं। और माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, इन सब को हम लेकर के चलेंगे। ये संख्या लगभग 1.5 लाख पहुंचती है। पुलिस की भर्ती में 1.5 लाख की संख्या पुलिस की भर्तियां हुई और साथ साथ अन्य तमाम विभागों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का जो कार्य हुआ, इस कार्रवाई ने आज प्रदेश के नौजवान को प्रदेश में ही नौकरी की संभावना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अभी वर्षों हमारी सरकार ने एक नई योजना को आगे बढ़ाया, जिसकी चर्चा हमारे सांसद श्री रवि किशन जी कर रहे थे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में, आवासीय विद्यालय के बारे में, अभी तक 8वीं तक चलते हैं। ऐसा है पिछले 1.5 वर्ष से बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पठन पाठन की प्रक्रिया बाधित हुई है। ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति को अपनाने का प्रयास हुआ, लेकिन जिस उम्र में बच्चों को व्यक्तिगत इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है, उन स्थितियों उस समय अगर हम ऑनलाइन शिक्षा के साथ उसे जोड़ने का कार्य करते हैं तो एक कठिन चुनौती होती है। लेकिन भाइयों बहनों, इसी दौरान दुनिया इस महामारी की चपेट में भी आई है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन प्रयास हुआ, हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी महामारी है। बहुत सारे लोगों को, अपने प्रियजनों को खोना पड़ा है, स्वजनों को खोना पड़ा है। उन सबके प्रति हमारी संवेदना है और इसीलिए सरकार ने तय किया है जो बच्चे अनाथ में हैं, उन बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी सरकार लेगी। ऐसे हर बच्चे के लिए 4,000 रुपए हर महीने की एक छात्रवृत्ति देने की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। ऐसे बच्चों को पहली 3 किस्त हम लोगों ने परसों प्रदेश की राज्यपाल महोदय के करकमलों से वो राशि उनके अकाउंट में डाल दी। उन बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ की। बालिकाएं होंगी तो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में उन्हें ले जाकर के 12वीं तक की शिक्षा वहां दिलाएंगे। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उनको तैयार करेंगे। उन्हें योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। बालकों को अटल आवासीय विद्यालय में अत्याधुनिक शिक्षा के साथ हम जोड़ने का कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री केयर फंड पीएम केयर से भी उन बच्चों के लिए एक स्कीम आने जा रही है, जिस स्कीम के माध्यम से उन बच्चों के बालिग होने के बाद क्या क्या योजनाएं और क्या क्या सुविधाएं उन्हें मिलनी है, इन सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। ये आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका के हों या अटल आवासीय विद्यालय के हों, इनके पीछे का ध्येय है कोई भी अपने को असहाय महसूस न कर सके। हम किसी बच्चे ने जिसने अपने माँ बाप को खोया है, अपने किसी लीगल गार्जियन को खोया है,
उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन समाज और सरकार अगर एक साथ खड़ी होकर के उनके साथ खड़ी होगी तो उनका संबल जरूर बांध सकती है। और राज्य सरकार ने उस योजना को लागू इसी उद्देश्य से प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया है। एक अभियान वर्तमान में चल रहा है जो माताएं बहनें कोरोना कालखंड में निराश्रित हुई हैं, उनके भी पुनर्वास के लिए आगे बढ़ाने के लिए सरकार एक नई योजना के साथ आने जा रही है। हम बहुत शीघ्र उस योजना को लागू करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में पीएम केयर्स से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर गरीब को राशन उपलब्ध कराने का कार्य वर्तमान में चल रहा है। पहली लहर के समय वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, जनधन अकाउंट धारियों के अकाउंट में अतिरिक्त पैसे देने की व्यवस्था भी हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अतिरिक्त धनराशि देने की व्यवस्था हुई। फ्री में राशन कार्ड देने के साथ साथ रसोई गैस के चूल्हे और रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने के कार्य हुए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के कद्दावर नेता अजय भट्ट ने क्या कुछ कहा इस बदलाव को लेकर, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट हमारे साथ है। सर, उत्तराखंड की अगर खासतौर पे बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी घोषित हो गई, हरीश रावत को चेयरमैन बनाया गया, क्या कहेंगे? नहीं, चुनाव का समय है वो तो बनाना ही था उनको, कोई ऐसी बात नहीं। पहले वो अध्यक्ष भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मैं उनके जमाने में नेता प्रतिपक्ष था। भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी का कोई मुकाबला उत्तराखंड में नहीं है। ये निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से पुनः उत्तराखंड में सेवा करने के लिए आ रही है। लेकिन सर, गुटबाजी दूर करने की कोशिश की प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष, आपको लगता है इससे गुटबाजी दूर होगी कांग्रेस की? देखिए, वो तो उनकी संस्कृति है, दूसरे के परिवार के बारे में बोलना उचित नहीं है, परंतु मैं इतना जानता हूं कि उत्तराखंड में पुनः भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता अपना स्नेह देने जा रही है। सर, एक अजय जी, एक आखिरी तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जो बदलाव हुआ है क्या इससे नाराजगी दूर होगी, और जो विधानसभा चुनाव की रूपरेखा रखी गई है क्या वो उसमें फायदा मिलेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ शिशुपाल रावत हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आपका भी
स्वागत है। सबसे पहले हीरा सिंह जी आप ही के पास आऊंगा और आप ही से सवाल है कि ये जो बदलाव किया गया है, क्या इससे नाराजगी दूर होगी और क्या एकजुटता फिर से वापस कांग्रेस में दिखेगी? निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान मंथन के बाद ये समुद्र से जो हीरे निकले हैं, निश्चित रूप से इसकी माला जो है कांग्रेस का बेड़ा पार करेगी। और कोशिश की गई, नौजवानों को तरजीह दी गई और हमारे कुमाऊं गढ़वाल के उसको भी सामंजस्य को भी स्थापित किया गया, कोई नाराज में ये प्रयास किया गया। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ तक कि जिस तरह का कांग्रेसी विचारधारा के थे उनको भी शामिल किया गया, जिन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। कांग्रेस से बड़े दिल की पार्टी है ना, उनको भी जिम्मेदारी दी गई। इस तरह मिलजुल कर ये सुंदरता गुलदस्ता कांग्रेस ने सजाया, वो अच्छा परिणाम देगा, बधाई देना चाहता हूं। तीनों लेकिन हीरा सिंह जी, विरोध के सुर तो अभी से उठने लगे हैं। जो धारूचला के विधायक हैं, जो हरीश धामी, उनका कहना है हालांकि जो अध्यक्ष बनाए गए हैं गणेश गोदियाल, उनसे तो वो खुश हैं, लेकिन जो बाकी नियुक्तियां हुई हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं और अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, हम बीजेपी पार्टी नहीं है। कोई बोलेगा नहीं, चाहे किसी को पार्टी निकाल दो, दंड दे दो, सजा दे दो और बिना पूछे कुछ भी कर दो। यहाँ हर एक को डेमोक्रेसी में छूट है हमारे यहाँ। वो छूट का फायदा कोई अंदर से घुटता नहीं है। उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया तो किसी कारण किया होगा, बहुत लोग अपनी पीड़ा को व्यक्त लेकिन डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर पार्टी के ही नेता इस तरह की बयानबाजी देंगे तो कहीं ना कहीं संदेश तो गलत जाएगा ना। हम वापस आपके पास आएंगे। कुंवर जपेंद्र भी है हमारे साथ बीजेपी से। जपेंद्र जी, बदलाव किया गया है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसको देखते हुए क्या एक बड़ी चुनौती मानते हैं इस बदलाव को? हाँ, बदलाव की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ठीक है, हीरा सिंह जी आपके पास आएंगे। कुंवर जपेंद्र भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ। जपेंद्र जी, आपसे ही सवाल है, क्या ये जो बदलाव हुआ है ये बीजेपी के लिए चुनौती है? देखिए, अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हीरा सिंह बिष्ट जी, और हीरा सिंह बिष्ट जी के वक्तव्य के बाद हमें नहीं लगता कि कुछ अंधेरा रह गया अब इस चर्चा में। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र है, तो उस लोकतंत्र की वजह से विरोध प्रकट कर दिया। लोकतंत्र और आने वाले समय में बहुत बड़ा एक विस्फोट प्रदेश के अंदर सामने आने वाला है। और दूसरी तरफ एक छोटा सा 13 जिलों का प्रदेश उत्तराखंड, जिसकी आबादी ही सवा करोड़ है, ऐसे में 4 कार्यकारी अध्यक्ष देकर आपने क्या साबित करा है? कि आपने खुद साबित कर दिया कि आपके अंदर, आपके पार्टी के अंदर एक आंतरिक लोकतंत्र, आंतरिक डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। जब आप एक नेतृत्व को नहीं स्वीकार सकते, आप प्रदेश को प्रगति के पथ पर कैसे आगे ले जाएंगे? और उन 9 जिलों का क्या दोष था भाई, जहां से आपने एक भी कार्यकारी अध्यक्ष नहीं दिया? तो जब आपने देने ही थे तो हर जिले से आप एक कार्यकारी अध्यक्ष दे देते, तो 13 कार्यकारी अध्यक्षों की टीम होती, एक मेन अध्यक्ष होते, तब आप बीजेपी का मुकाबला करते। तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह से विफल हो चुका है, और ये प्रदेश की जनता को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, और आने वाले समय में इसके नतीजे भी सामने निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, शिशुपाल जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिशुपाल जी, जिस तरह से कांग्रेस में बदलाव किया गया है, जो पंजाब का फॉर्मूला है कि एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए ताकि जो न दूसरे खेमे के हैं उनको भी जगह दी जाए और जो विरोधी खेमा है उसको भी जगह दी जाए, ताकि सबको साथ के चला जाए, क्योंकि चुनाव नजदीक है। कितना कामयाब होंगे? शिशुपाल जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज क्लियर। शिशुपाल जी, हमारा सवाल है, जिस तरह से बदलाव किया गया है, जो पंजाब का फॉर्मूला है कांग्रेस का, जहां पर एक अध्यक्ष है और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, और वही फॉर्मूला इन्होंने उत्तराखंड में अपनाया है, क्या ये फॉर्मूला फायदा देगा? देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, हमारे आदरणीय हीरा सिंह बिष्ट जी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरकस से तीर निकाले कि अच्छे हीरे निकाले गए हैं, इनसे उत्तराखंड तराशा जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस में जितने लोगों को जिम्मेवारी दी है उससे ज्यादा लोग तो आज नाराज होकर बैठे हैं। चाहे धामी जी हो, चाहे इनकी महिला कांग्रेस पे कई लोग पोस्ट डाल रहे फेसबुक,
कि अगर 4-5 अध्यक्ष बनाने थे तो 1-2 महिलाओं को भी बना देते। महिलाओं को तो कांग्रेस से कहीं संपर्क नहीं है, जबकि ये इनके परिवार की बात है, ये लोग कह रहे हैं। उसके साथ साथ कि अगर आप अभी का देखें कि हाल ही में जो उपचुनाव हुआ है, उस चुनाव में ये जानते हैं। कांग्रेस में जिस तरह से कुंवर जपेंद्र भाई ने कहे कि 13 जिलों में 13 अध्यक्ष बनाते तो शायद और निश्चित रूप से कांग्रेस को मुकाबले में नहीं मानती आम आदमी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत अच्छा नहीं है। और आम आदमी पार्टी का जब भी मुकाबला 2022 में होने वाला है तो बीजेपी से है, और हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। अब कांग्रेस ने क्या सोच के बनाया ये वो जाने, लेकिन आने वाली स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी कांग्रेस में पहले जो है कि 10 गुट और 9 मुख थे, अब इनको और बढ़ा दिया गया है। यानी देखा जाए तो जो शीर्ष नेतृत्व है वहां पर भी कांग्रेस में जो है कि बहुत पावर सेंटर है, सेंटर जो है स्टेटों में, तो कांग्रेस को नुकसान होगा इससे, लेकिन हमारे लिए अच्छा होगा। हम तो चाह रहे हैं कि 1-2 अध्यक्ष और बना दे। महिलाओं को क्यों छोड़ा, महिलाओं को भी बनाते, 1-2 महिलाएं तो शायद महिलाओं को भी सम्मान देने का काम कांग्रेस करती। ठीक है, हीरा सिंह जी से पूछ लेते हैं। हीरा सिंह जी, जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या आवश्यकता थी कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं उनको बनाया जाए? पंजाब का जो फॉर्मूला आपने अपनाया है, क्या सोचकर अपनाया है? चुनाव नजदीक है, क्षेत्र के जो योद्धा संघर्षी लोग थे उनको जिम्मेदारी दे करके चुनाव को, संगठन को मजबूत देने का काम किया गया, क्योंकि बीजेपी छल कपट चुनाव जीतना चाहेगी। इसलिए हमने क्षेत्रीय छत्रपों को ताकत देने का काम किया कि वो सतर्क रहें, संभल करके रहें। ये बीजेपी ने तो खरीद फरोख्त से सरकार गिराया, पैसे के दम पर चुनाव जीतेंगे, सारे काम ये कर रहे। कोविड का पैसे का यूज होगा, पीएम केयर फंड का यूज चुनाव में होना, इसलिए हमने हर कोने को मजबूत करने का काम किया। उस दिशा में नौजवानों का बड़ा जिम्मेदारी दी, और सब धर्म और जाति के लोग हैं, हम सेकुलर पार्टी हैं, इसलिए किसी भी विचारधारा, किसी धर्म से मतलब नहीं, सबको सम्मान देते सब लोग काम करेंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती है और नौजवानों में बड़ा जोश और उत्साह। निश्चित रूप से बहुत से लोग निश्चित रूप निराश होंगे, हताश होंगे, लेकिन अंतोगतो पार्टी संगठन जुड़े, पार्टी से बाहर कोई नहीं जाएगा। जहां तक हमारे जपेंद्र भाई कह रहे थे कि ऐसा कर लेते ऐसा कर लेते, तो ये बीजेपी तो है नहीं कि 4 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदल देगी। हम तो एक बार करते हैं और लंबे 5 साल तक ये काम चलेगा निश्चित रूप से। उसमें बड़ी हिम्मत और साथ के साथ हाईकमान ने बड़ा मंथन के बाद निर्णय किया, तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन शिशुपाल जी कह रहे हैं कि किसी महिला को भी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। जिस तरह से इंदिरा हृदय जो है उनका निधन हुआ था, उनकी सीट खाली थी, वहां पर प्रीतम सिंह को ले आए और अध्यक्ष भी गणेश गोदयाल को, कहीं महिला भागीदारी नजर नहीं आई। नहीं, महिलाएं जिसको जिम्मेदारी दी गई है, महिलाएं बहुत है और अभी समय है, ये तो कभी भी अपॉइंटमेंट हो सकता है, कोई ये 5 साल का इलेक्शन नहीं है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरे अधिकार होते हैं। कहीं कोई छूट गया, जिम्मेदारी महत्वपूर्ण महिला है, सशक्त महिला है, तो उसको जिम्मेदारी दी जाएगी और महिलाओं को दिया गया। ऐसा नहीं कि नहीं है, ये बड़ा गंभीर मामला। और हमारे शिशुपाल जी ने एक अच्छी बात कही कि उनका मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, वो तो खुद ही कह रहे हैं कांग्रेस से मुकाबला ही नहीं है उनका, बीजेपी से मुकाबला है। ये तो बीजेपी की बी टीम बनकर के अपने को खड़ा करने का काम कर रही है। और इनकी पार्टी के प्रवक्ता ने जो दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा बयान दिया, मैं रिपीट करता भी शर्म आती है, उससे पूरा दिल्ली हिल गया, पूरे केजरीवाल की कुर्सी हिला के रख दी। उत्तराखंड में भी ये भावना अगर आप पार्टी की हो गई कि उत्तराखंड के उत्तराखंड निवासी जो स्वाभिमान से जीते हैं, जो फौज में देश की रक्षा करते हैं, मेहनत करके खाते हैं, उनको कह गया होटल के बाहर कुत्तों की तरह खड़े रहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, बहुत निंदनीय बयान था। तो वो पार्टी तो उत्तराखंड में अब बोलने का अधिकार खो चुकी है। ऐसी स्वाभिमान की बात और ऐसी सच राजनीतिक बात करना ही वो छोड़ दे तो मैं समझता हूँ। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जय सिंह रावत जी हैं। जय सिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिंह जी, एक बड़ा बदलाव किया है कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, अभी तक जो चर्चा हो रही थी, अपोजिशन भी जो कह रहा था और मीडिया में भी चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी एक लीडर अपोजिशन तय नहीं कर पा रही, यही तो थी अब तक चर्चा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अचानक इतनी बड़ी टीम खड़ी करके पेश कर दी सामने, तो ये तो चुनाव की पूरी सेना खड़ी कर दी है। वही मतलब एक कितना इतनी बड़ी टीम जो दे दी है,
कि ये भी मेरे ख्याल से हम आपको सबको तो ये हैरानी था, हमको उतनी उम्मीद नहीं थी कि पूरा का पूरा मतलब अभियान समिति से लेके प्रचार समिति से लेके समन्वय सारी समितियां तक बना डाली। पूरा मतलब जो चुनाव में जो पूरी फौज है जिसने लड़ना है वो तैयार हो गया, सामने रख दी है। जबकि हम चर्चा कर रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ज्यादा से ज्यादा अध्यक्ष बदला जाएगा, लेकिन सारी चीजें ये हो गई थी। इसका मतलब कांग्रेस तो एग्रेसिव मूड में हमको लग रही है। अब नतीजा जो भी होगा, लेकिन लगता तो है कि पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है, ऐसा आपका कहना है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के गणेश गोदियाल, उनसे के न्यूज ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हमारे साथ हैं। सर, पहले तो आपको के न्यूज की तरफ से बताइए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दूसरी बड़ी बात कि किस तरह की चीजें आप देखते हो, उत्तराखंड छोटा सा राज्य, लेकिन चाहे बीजेपी और कांग्रेस लगातार गुटबाजी दोनों पार्टियों में नजर आती है। अब आप अध्यक्ष बने, किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह से चुनाव मैदान में जाए? पहली बात तो धन्यवाद, आप मुझे बधाई दे रहे हैं, और ये बधाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये उत्तराखंड के तमाम कांग्रेस जनों के लिए बधाई है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात है कि आप कहते हैं कि गुटबाजी, मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक विपक्ष के द्वारा मीडिया के मुंह में डाले गए शब्द हैं, जिनको कि कांग्रेस के प्रति बार बार उकेरा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई गुटबाजी है। महत्वाकांक्षा सभी दलों में सभी लोगों की होती है, और अंततोगत्वा सभी दलों के जो राजनीतिक हाईकमांड हैं वो तय करते हैं, उसको मानना पड़ता है, ये सभी लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कहीं दृष्टिगोचर हो रहा हो कि यहाँ गुटबाजी है, तो कृपया मेरे नॉलेज में लाने का काम करिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, हमारे प्रदेश की जनता से वादा करता हूं कि उस राजनीतिक गैप को, उस क्रैक को मैं गोंद के रूप में भरने का काम करूंगा। मैं अपने को कोई नेता के रूप में स्थापित होने का मेरा सपना नहीं है। मेरा सपना है कि प्रदेश में जो ज्वलंत मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विनाशकारी निर्णय लिए हैं और प्रदेश की जनता का अहित किया है, ऐसी सरकार को उखाड़ना है और प्रदेश में एक ऐसी सरकार की स्थापना करनी है जो हमारे उत्तराखंड राज्य निर्माण के शहीदों ने सपने देखे थे, उनके सपनों के अनुरूप एक हम सरकार स्थापित कर सकें, यह हमारा संकल्प है। लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष और उत्तराखंड में चार कार्यकारी अध्यक्ष, क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है कि मैंने कहा ना, हमारा प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से और भौगोलिक हिसाब से अन्य प्रदेशों की तुलना अगर आप करेंगे तो छोटा कह रहे होंगे, लेकिन राजनीतिक जागरूकता अन्य प्रदेशों से हमारे प्रदेश की कहीं अधिक है। तो ऐसे राजनीतिक जागरूक प्रदेश में हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा काबिल जब ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, तो वहां पे निश्चित रूप है कि सबको सामूहिक रूप से समेटना है। तो इसको आप इस रूप में देख सकते हैं कि हमें ज्यादा ताकत से काम करने के लिए ज्यादा फोर्स इकट्ठा की है, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। इस रूप में धड़ेबाजी के रूप में और इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि हमारा कार्यकर्ता मतलब ब्लॉक लेवल का हमारा जो अध्यक्ष होता है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा काबिल है। तो उनकी काबिलियत का पार्टी प्रदेश के हित में उपयोग करना चाहती है, अच्छी बात है। क्या सामंजस्य बिठा पाएंगे, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में होगी? यही तो मेरा काम है। मैंने कहा ना कि मैं अपने को राजनीतिक गोंद साबित करूंगा। इन सब में सामंजस्य बिठाने का यही तो मेरा काम है। मैं भी इंसान हूं, मेरी भी लिमिटेशंस हैं, और हर आदमी समझता है कि मैं बहुत ज्यादा काबिल हूं, लेकिन ये समय बताएगा कि मैं कितना काबिल हो पाता हूं। गणेश जी, आखिरी सवाल, 3 सीएम बीजेपी ने बदले, इसका किस तरह से आप देखते हो, इसका कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। जब राजनीतिक मंडाण लगेगा, मंडाण हमारे यहाँ देवताओं के मंडाण को कहते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे राजनीतिक मंडाणों में कि आप ये बताइए कि आपने ये बदलाव किसके हित में किए। और अगर आपको लगा कि 4 साल चलाने के बाद एक आदमी नाकाबिल है, तो आप उस 4 साल की नाकाबिलियत के लिए माफी मांगे। ये उन राजनीतिक मंडाणों में शर्तें रखी जाएंगी और फैसला तो अंततोगत्वा जनता को करना है। उत्तराखंड का इस राजनीतिक उठापटक में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम पे राजनीतिक उठापटक की, हमारी सरकार को अस्थिर किया। और आज जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो इनके आकाओं की महत्वाकांक्षा के चलते उत्तराखंड को राजनीतिक अस्थिरता में झोंका गया, जबरदस्ती झोंका गया। और किसका हित हुआ? इनको ये प्रश्न का जवाब देना होगा
जनता के मंडाण में इस राजनीतिक मंडाण में इस बात का जवाब देना होगा कि ये किसके हित में किया गया है, और अहित था तो आपने क्यों किया, ये जवाब देने होंगे। कांग्रेस में कई जगह से एक बार मांग उठी थी कि हरीश रावत को उत्तराखंड सीएम कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए, ऐसा नहीं किया गया, हालांकि उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन जरूर बनाया। ऐसा है, उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जो कि ये है कैंपेन कमेटी, आप समझते हैं प्रचार, तो प्रचार का चेहरा बनाया गया, तो इसका अर्थ यही मानता हूं मैं कि भाई वो चेहरा सब लोगों में ज्यादा असरकारक है, उसी को तो चेहरा बनाया जाता है। तो चूंकि जो असरकारक चेहरा है उनको बनाया गया है, और बाकी मुख्यमंत्री का जो फैसला आप कह रहे हैं वो निश्चित रूप में, जब अभी तो हमारा मकसद सिर्फ ऐसी जन विरोधी सरकार को उखाड़ना है, ये हमारा पहला मकसद है, और जो आपने प्रश्न पूछा इसका भी समय आने पर निर्णय करेंगे। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे गणेश गोदियाल, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि पूरी तरह से सामंजस्य बिठाने के लिए उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, और उन्हें लगता है कि वे ये काम बखूबी कर सकते हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। तो आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव बातचीत की है सबसे पहले के न्यूज ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से, जिनका कहना है कि वो जो है गोंद की तरह काम करेंगे, जो टूट फूट है उसको भरने का काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जो भी कार्य करता है चाहे ब्लॉक स्तर का हो उसको भी हम पूरा सम्मान देते हैं, उसको भी हम प्रमुखता से उसकी बात को रखते हैं। वापस हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जपेंद्र जी के पास हम आएंगे। जपेंद्र जी, आपने भी सुना जिस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ, एक ऊर्जावान उत्साह नजर आया, एक ऊर्जा नजर आई, और जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं कि हम पूरा सामंजस्य बैठाएंगे, जो भी चीजों जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय को एक लाचारी और बेबसी में लिए गए निर्णय के तौर पर देखा जाना चाहिए। जिस दिन से प्रदेश के अंदर युवा मुख्यमंत्री के रूप में धामी जी ने कार्यभार संभाला, और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह नजर आने लगा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास एक कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसे अकेले जिसके ऊपर जिम्मेवारी देके उसे कांग्रेस को बीजेपी के समक्ष खड़ा करने का प्रयास किया जाए। तो ये तो तय है कि आज भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मुकाबला करने में, राजनीतिक मुकाबला करने में कहीं पे भी अपने आप को प्रदेश की कांग्रेस खड़ा हुआ नहीं पा रही है, अपने आप को मजबूत स्थिति में नहीं पा रही है, और उनके इस निर्णय ने उस पर एक मोहर लगा दी कि किस तरह से एक छोटे से प्रदेश में 4 कार्यकारी अध्यक्ष लेकर आप बीजेपी से मुकाबला करने की बात करते हैं, आप अव्यवस्थाओं की बात करते हैं। पूरे कोरोना काल में जिस तरह से बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने प्रत्येक प्रदेशवासी की सेवा में उसकी जरूरतों को देखते हुए, और लेकिन जपेंद्र जी, जो कांग्रेस पार्टी का हीरा सिंह जी का ये कहना है ना कि बीजेपी का मुकाबला करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना होगा। खैर, वापस आपके पास आएंगे, एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने जो बदलाव किया है, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव किया है, नया अध्यक्ष बनाया है, प्रतिपक्ष नेता बनाए, साथ ही साथ कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। इसी पर चर्चा कर वापस हम आएंगे हीरा सिंह बिष्ट के पास। हीरा सिंह जी, जपेंद्र जी कह रहे हैं जो ये बदलाव है इससे तो लग रहा है कांग्रेस ने पहले से ही हार मान ली, इस बदलाव को बहुत हल्के में मान रहे हैं और बहुत कमतर आंक रहे हैं, क्या कहना है आपका? हमारा बदलाव पूरे 5 साल में हुआ, हमारा बदलाव 3 महीने मुख्यमंत्री हटा के नहीं हुआ, वो है बदलाव। जो एक दूसरे पर विश्वास, त्रिवेंद्र जी गए 3 महीने, दूसरे मुख्यमंत्री आए 3 महीने में उनको विदा कर दिया, तीसरे मुख्यमंत्री आ गए। तो ये तो परीक्षा का चल रहा है इनका कार्यकाल। यहाँ तो आंकड़े परीक्षा करे कौन फिटे कौन अनफिट, विकास से को मतलब थोड़ी ना इनको। वो हमें क्या कहेंगे, हमने तो 5 साल में बदलाव किया और जनता की भावना का अनुरूप किया। संगठन में डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, इसलिए सबको एडजस्ट करके आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए हमने फौज तैयार की है। ये फौज चुनौती बिल्कुल एक एक बात का जवाब देंगे। एक एक बीजेपी के फेलियर, चाहे कोरोना काल में मृत्यु दर उत्तराखंड में नंबर 2 पर रही पूरे देश में, चाहे इलाज नहीं हुआ, चाहे सरकारी अस्पताल की दुर्दशा है, जो रेफर किए गए केसेज आज भी भारी फीस गरीब लोगों से ले रहे, जहाँ आयुष्मान कार्ड की कोई कीमत नहीं है, जहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जहाँ हरिद्वार कुंभ में फर्जीवाड़ा लाखों करोड़ों रुपए का हुआ, जहाँ हमारे कर्मकार बोर्ड में करोड़ों रुपए का घपला हुआ, जहाँ NH 74 के इंजीनियरों को रीइंस्टेट कर देगा, प्रमोशन कर देगा, जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे, पलायन के लोगों को कोई हाल 3.5 लाख लोग बाहर से प्रवासी मजदूर है, उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा, किसान मर रहा, मजदूर मर रहा, बेरोजगारी चरम सीमा पर, नियुक्तियां होने रही, झूठे वायदे हो रहे, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, पलायन के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, बेरोजगारी, महिला आंगनबाड़ी आशा रात दिन काम करी, वो कह रहे समान का समान वेतन दो। हाई कोर्ट कह रहे रोडवेज के कर्मचारियों को वेतन दो, पूरा 6 महीने से नहीं दिया। सरकार ने क्या निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया कि उन्होंने वेतन आधा कर दिया, तनख्वाह काट दी, आधा वेतन दो इनको। अरे और हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ये क्यों ना सचिवालय में बैठे IAS की तनख्वाह काट दिया, पता लगेगा, वो हमारा अधिकार है, उसको भी इन्होंने काट दिया। किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? 700 किसान दिल्ली बॉर्डर मर गए, प्रधानमंत्री को जरा सा भी इतनी हिम्मत डेमोक्रेसी में कि बुला के बात कर ले, अफसोस जाहिर कर दे, 700 बहती दी, इसमें लेने दी, किसानों के हितों के लिए दी। ये काले अध्याय जो काला बिल बोला है किसानों को और मजदूरों का, उन्हें वापस लेने के लिए कह रही जनता, ये उनके हितों के विपरीत है। गला घोटने का काम है, अडानी अंबानी को खुश करने का, उनको गोदामों को संरक्षण देने के लिए काम किया जा रहा। तो ये तो बोलती कुछ है बीजेपी, करती कुछ है। एक काम उत्तराखंड में बता दे कौन सा काम किया, करप्शन के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा, हेल्थ के मामले में हो, पलायन के मामले, प्रवासी मजदूरों के मामले में, क्या है। और हमारा लेकिन हीरा सिंह जी, हम बात संगठन के बदलाव की कर रहे हैं कि जो बदलाव किए गए हैं, कई लोगों को बड़े पद भी दिए गए, लेकिन वो उससे भी खुश नहीं है। अगर बात करें नवप्रभात जो हैं, पूर्व विधायक हैं विकास नगर के, उनका कहना है कि जिनको मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है वो उससे ही नहीं खुश हैं। उनका कहना है कि जब मुख्यमंत्री को जो चेहरा होगा, मैनिफेस्टो अध्यक्ष भी उसी को बना लीजिएगा। तो ये जो चीजें निकल कर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि पार्टी में अभी भी एकजुटता नजर नहीं आ रही है। मैंने एक बात कही कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ चुप काम नहीं करते, डरते नहीं है, जो बात कहनी प्रजातंत्र के। लेकिन डेमोक्रेसी है तो आप अपनी पार्टी के भीतर बात कीजिए, अपने अध्यक्ष से बात कीजिए, जो बड़े नेता हैं उनसे बात कीजिए। आप पब्लिकली अगर कोई बात अंदर खाने की बाहर करते हैं तो उससे तो खराब संदेश जाता है ना, उससे तो पार्टी और कमजोर होती है। नौजवान है, जोश है उनमें, बात को छिपाते नहीं हो, क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग पूरे को उनसे कहलवा देते हैं। आप भी तो कलाकार है ना, मीडिया वाले लोग, कुछ ना कुछ कहलवा देते हैं अपने मतलब बात, उसको चला देते हैं कि ये कहा। आदमी कुछ कहेगा, लेकिन आदमी सत्यता कहेगा, हकीकत कहेगा, तो स्वीकार नहीं है। और वो पार्टी के हित में, राज्य के हित में, देश के हित में होती है हकीकत बात, उसका दूरगामी परिणाम अच्छा होता है, उसके बुरा मानने की बात नहीं होती कि हम घुटते रहे, मरते रहे, हाँ में हाँ करते रहे। तो ये जैसे तीरथ सिंह रावत जी ने आजादी के बाद अब जब मुख्यमंत्री तब चीनी पहाड़ों पर भेजी, आज तक चीनी नहीं गई पहाड़ों पे, ऐसी बातें बीजेपी करती, हास्यास्पद स्थिति पैदा करी। तो ऐसा कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस में पीड़ा है, निश्चित रूप से हमारा डेमोक्रेसी, बोल देते हैं लोग, बहुत सी बातें रखनी चाहिए, बहुत सी बातें बोल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उसका लाभ भी है, कभी कभी नुकसान भी होता है, बात अपने आप में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जय सिंह जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से बदलाव तो किए गए हैं, काफ़ी बदलाव किए गए, लेकिन जो हरीश रावत हैं, एक पॉपुलर नेता है, कोई संदेह नहीं, कांग्रेस का बड़ा नाम है उत्तराखंड में, वो उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और कह सकते हैं जो प्रचार होगा उन्हीं के कंधों पर होगा। तो ये मान सकते हैं कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश देने
की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस का हरीश रावत होंगे? देखिए, ये इससे साफ जाहिर है कि हरीश रावत के कंधों पर कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी दे दी गई है। अगर उनको जिताने की जिम्मेदारी दी गई है तो अंडरस्टूड है इतने दिनों तक वो फैसला नहीं हो पाया, इसका मतलब एश्योरेंस होगा कि मुख्यमंत्री आपको बनाया जाएगा। जहां तक असंतुष्टों का सवाल, जहां ये 4 कार्यकारी अध्यक्ष वाली बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इनके पावर क्या होते हैं? कार्यकारी अध्यक्ष, मुझे यहाँ बिष्ट जी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, मुझे लगता है कि हरीश रावत जी से भी कहीं सीनियर न हो। हम तो उनको छात्र जीवन से जानते हैं, तो हमसे बहुत सीनियर थे। तो उत्तराखंड की राजनीति में मेरे ख्याल से आज हीरा सिंह बिष्ट से सीनियर कौन है? वो जब 77 का चुनाव हुआ था, कांग्रेस का सफाया हो गया था, तो उत्तर प्रदेश में हीरा सिंह बिष्ट अकेले कैंडिडेट थे जो सबसे कम वोटों से हारे थे जनता पार्टी के जमाने से। सिटी कांग्रेस वो क्या कहते हैं, एमएलए रहे हों, बाकी सारे रहे हों, मजदूर नेता रहे हों, इतने बड़े भारी भरकम उसमें इनका बिष्ट जी का कहीं नाम दिख नहीं रहा। मैं ढूंढ भी रहा था, वो नहीं है। तो ये कई चीजें हैं, इसका मतलब उन्होंने कर तो दिया, बहरहाल ये बस तैयार तो कर ली, लेकिन जो अनुभवी लोगों को आपने, चलो युवा को कर दिया, महिलाओं को भी आपने कर दिया, लेकिन जो आपको दिशा निर्देश देगा उनको वो ऐसे सीनियर लीडर्स को छोड़ दिया है। ये भी कांग्रेस वालों को सोचने वाली बात है। क्या कह सकते हैं जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी शामिल करना चाहिए, उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएं।